हरिओम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए सांख्य कारिका की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं तीसरी क्लास में। इसके पहले 2 क्लास हो चुका है। इन दोनों क्लास में हम सत्कार्यवाद और पुरुष का स्वरूप पढ़ चुके हैं। सत्कार्यवाद के हमने 5 लक्षण बताए थे। असत्कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, सक्तस्य शक्यकरणात्, कारण भावात् च सत्कार्यम। इससे सिद्ध, इन 5 कारणों से सिद्ध होता है कि कार्य सत है। इसके बाद हमने पुरुष का स्वरूप देखा था कि पुरुष कैसा है। तो पुरुष अगुण है, अर्थात तीनों गुणों से रहित है, विवेकी है, अविषय है अर्थात विषय नहीं है, उपभोग्य नहीं है। उपभोग्य नहीं है तो क्या है? उपभोक्ता है। असामान्य है, असामान्य अर्थात विशेष है। चेतन है, उसमें चेतनता है। अप्रसव धर्मी है, किसी को उत्पन्न करने वाला नहीं है। प्रसव का गुण नहीं है किसमें? पुरुष के ये 5 गुण बताए गए हैं। अगुण, विवेकी, अविषयी, असामान्य और चेतन। इसके बाद पुरुष की सिद्धि, पुरुष है ऐसा कैसे सिद्ध होता है? तो उसके लिए बताते हैं संघात परार्थत्वात्। ये जो 23 तत्व वह परार्थ है, दूसरों के लिए है, इसलिए सिद्ध होता है कि कोई ऐसा तत्व है जो यह सब चीज़ें बनाई गई हैं। ये सभी व्यक्त पदार्थ हैं, व्यक्त तत्व हैं। त्रिगुणादि विपर्याद, तीनों गुणों से विपरीत है। अधिष्ठाता होने के कारण इन 23 तत्वों का कोई बनाने वाला है ऐसा सिद्ध होने के कारण, अधिष्ठाता होने के कारण भी, और भोक्तृभावात्, भोक्ता का भाव होने के कारण, कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, मोक्ष में प्रवृत्ति होने के कारण भी कोई ऐसा तत्व है हमें पता चलता है। तो वह तत्व कौन सा है? वह पुरुष तत्व है। पुरुष बहुत हैं कि अनेक एक हैं? तो यह पुरुष बहुत है, इसकी सिद्धि कैसे होती है? तो उसके लिए भी 3 कारण बताते हैं। जनन मरण करणानाम, सभी पुरुष एक साथ जन्म, मरण और विकलेंद्रिय नहीं होते हैं, इसलिए पुरुष बहुत हैं, यह सिद्ध होता है। एक पुरुष के जन्म लेने से, मरने से और विकलांग हो जाने से सभी पुरुष विकलांग, जन्म मरण नहीं होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत हैं। प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तिश्च, एक पुरुष की एक काम में प्रवृत्ति होने से सभी पुरुष उसी काम में प्रवृत्त नहीं होते हैं, इसलिए भी सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत हैं। और त्रैगुण्य विपर्यायात् च एव, तीनों गुण एक पुरुष में यदि कोई गुण है तो वही गुण सभी पुरुष में नहीं होता है, विपरीत गुण होते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं अनेक है, पुरुष बहुत हैं। तो यहाँ पर हम पुरुष बहुत की सिद्धि देख चुके थे। अब हमारा यूजीसी पाठ्यक्रम में है प्रकृति स्वरूप। सबसे पहले सत्कार्यवाद था, उसके बाद पुरुष का स्वरूप था, फिर उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति है, प्रकृति का स्वरूप क्या है इसको हम देखते हैं। तो वह प्रकृति कैसा है? हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम, व्यक्तम, विपरीतम, अव्यक्तम। व्यक्त के विपरीत है अव्यक्त। व्यक्त कैसा है, अव्यक्त कैसा है, इन दोनों को हम 2 भागों में बांटेंगे। जो व्यक्त है उसी का विपरीत अव्यक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कारण बताया गया है हेतु मत, वह किसका कारण है? व्यक्त का। व्यक्त तत्व जो 23 तत्व हैं व्यक्त, उसी का कारण है। तो वह व्यक्त कैसा है? हेतु मत, हेतु वाला है, उसका कोई ना कोई कारण है, उन व्यक्त तत्वों का कोई कारण है। उसके विपरीत जो अव्यक्त है उसका
वह कैसा है? अहेतुमत, उसका कोई कारण नहीं है। फिर से व्यक्त कैसा है? अनित्यम, व्यक्त तत्व जो है वह अनित्य है, उसका नाश हो जाता है। उसके विपरीत अव्यक्त अनित्यम, उसका नाश नित्यम, उसका नाश नहीं होता है। अव्यापी, व्यक्त तत्व अव्यापी है, वह सब जगह पर विद्यमान नहीं होता है। जल में पृथ्वी का अभाव होगा, वायु में आकाश का अभाव होगा, सभी चीज़ें, सभी व्यक्त तत्व सब जगह पर नहीं होते, वह अव्याप्त रहती है, इसलिए अव्यापी है। किंतु अव्यक्त जो है उसमें व्यापी, वह सर्वत्र विद्यमान रहता है, अव्यक्त तत्व। और सक्रियम, सक्रियम कौन है? व्यक्त, जो व्यक्त तत्व है वह सक्रिय है, क्रियावान है, किंतु अव्यक्त निष्क्रिय है। व्यक्त अनेक है, हमने बताया ना 23 है, तो अनेक है, किंतु अव्यक्त जो है वह एक है। व्यक्त आश्रित है, वह अपने कारण में आश्रित है, किंतु जो अव्यक्त है वह अनाश्रित है, वह किसी पर आश्रित नहीं है। लिंगम, व्यक्त तत्व का कोई न कोई लिंग है, उसका कोई आकार प्रकार है, पहचान है, किंतु जो अव्यक्त है वह आलिंग है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। व्यक्त तत्व सावयवम, व्यक्त अपने अवयवों से युक्त है, उसमें गुण पाया जाता है। व्यक्त तत्व में जैसे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश है, तो इसमें कोई ना कोई गुण पाया जाता है, रूप, रस, गंध इत्यादि गुण पाए जाते हैं, तो वह अवयवों से युक्त है। किंतु अव्यक्त जो है उसमें कोई भी अवयव नहीं है। व्यक्त कैसा है? परतंत्रम, वह परतंत्र है, दूसरे के अधीन, अपने कारण के अधीन है, किंतु अव्यक्त स्वतंत्र है। व्यक्त तत्व जो 23 है वह हेतुमत, किसी कारण से उत्पन्न होता है, अनित्य अर्थात नाशवान है, अव्यापी अर्थात सभी जगह पर व्याप्त नहीं हो सकते हैं, सक्रियम अर्थात क्रियावान है, अनेकम अनेक हैं, आश्रितम अपने कारण पर आश्रित हैं, लिंगम लय से युक्त अर्थात अपने पहचान से युक्त होते हैं, सावयवम अपने अवयवों से युक्त होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि अपने गुणों से युक्त होते हैं। और कैसे हैं? परतंत्रम, यह परतंत्र अपने कारण के अधीन रहता है। इसके विपरीत जो है वह अव्यक्त है। तो अव्यक्त कैसे, इसका विपरीत क्या हो जाएगा इन सब का? अव्यक्त तत्व के लिए वो सब होगा इसका विपरीत अहेतुमत, अहेतुमत है, अहेतु वाले हैं, उसका कोई कारण नहीं है, नित्य है, हमेशा रहता है अव्यक्त तत्व, उसका नाश नहीं होता है, निष्क्रिय है या कोई कार्य नहीं करता है, एक है, अनाश्रित है या किसी पर आश्रित नहीं है, अलिंग है, इसकी कोई पहचान नहीं है, निरवयव, इसमें कोई अवयव नहीं है, स्वतंत्र है, और अव्यक्त तत्व जो है वह प्रकृति का ही स्वरूप है। इसके बाद प्रकृति की सिद्धि कैसे होती है? प्रकृति है ऐसा कैसे सिद्ध होता है? उसके लिए बताते हैं भेदानाम परिमाणात, भेदानाम परिमाणात, यह जो प्रकृति तत्व है वह अपने परिमाण में भेद होने के कारण प्रकृति है, जो परिमाण है इसका उसमें भेद है। व्यक्त तत्व रूपी जो भेद दिखाई देता है उनका निश्चित परिमाण है। यदि प्रकृति न होती तो दिखाई देने वाला जो व्यक्त तत्व है वह भी नहीं होता है। जैसे हम किसी वटु को देखते हैं तो उसको देख करके उसके बाद है समन्वयात, समन्वयात का ये है कि यदि हम किसी वटु को देखते हैं उसको देख करके हमें यह अनुमान हो जाता है कि यह वटु है, तो इसके माता पिता जो हैं वो ब्राह्मण होंगे, इसी के गुण धर्म वाले होंगे, इसी के गुण धर्म वाला इसका कोई ना कोई कारण होगा, उसमें
समन्वय ले लेते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकृति है। शक्तिता प्रवृत्तिश्च, वह अपनी शक्ति के अनुसार प्रवृत्त होता है। इस जगत को, इस संसार को बनाने की शक्ति जिसमें है वही उस कार्य में प्रवृत्त होगा। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकृति है। कारण कार्य विभागात, वह अपने कारण में विभाग होने के कारण, कारण और कार्य में विभाग होने के कारण भी सिद्ध होता है कि प्रकृति है। और वैश्वरूपस्य अविभागात, विश्व में जितने भी रूप हैं उसमें विभाग हो जाने के कारण भी अविभाग होने से भी सिद्ध होता है कि प्रकृति है। विश्व में जितने भी रूप हैं, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हीं को ही ले लीजिए, तो जो पृथ्वी है और जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, इनमें विभाग नहीं है। ये एक दूसरे से अलग नहीं रहते, अलग नहीं हो सकते। यदि आप अलग कर सकते हैं तो आप पृथ्वी से वायु को अलग कर दीजिए कि इतनी जगह, इतनी पृथ्वी पर वायु नहीं रहेगा, या पर इतने आकाश में वायु नहीं रहेगा, इतने जगह पर गंध नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। वैश्वरूपस्य विभागात अविभागात, विश्व में जितने भी रूप हैं उसमें वह अविभाग रूप से, अविभक्त रूप से रहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकृति है। अगला, कारणमस्त्वव्यक्तम प्रवर्तते, वह अपने कारण में अव्यक्त रूप से रहता है। इस व्यक्त तत्व जो 23 हैं, इनके जो कारण हैं अपने कारण में अव्यक्त रूप से रहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकृति है। और क्या है, प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच, ये जो तीनों गुण हैं वह अपने व्यक्त, अपने कार्य में जब प्रवर्तित होते हैं तो वह होते तो हैं एक ही कारण ही, किंतु वह अपना अलग अलग आश्रय ले करके अलग अलग परिणाम, अपने अलग अलग गुण ले लेते हैं। प्रत्येक गुणाश्रय विशेषात, प्रत्येक अपना गुण ले लेते हैं। कैसे? आश्रय अलग होने से। प्रत्येक का आश्रय अलग है, इसलिए इन सब का गुण भी अलग अलग रहता है। कैसे रहता है? जैसे परिणामतः सलिलवत, जब आकाश से जल गिरता है पृथ्वी पर तो वह जल जिस आकार में, जिस आश्रय में गिरा है उसी आकार का, उसी गुण धर्म वाला हो जाता है। जैसे जल को हम बॉटल में डालेंगे तो वह बॉटल के आकार को ले लेगा, जिस रंग का होगा उस रंग को ले लेता है। उसी तरह से यह जो अव्यक्त तत्व है, अव्यक्त तत्व जिस कार्य की उत्पत्ति में आश्रय लेता है उसी आश्रय से युक्त गुणों वाला हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, व्यक्त तत्व रूपी जो भेद दिखाई देते हैं उनका एक निश्चित परिमाण होता है। भेदानाम परिमाणात, व्यक्त तत्व रूपी जो भेद दिखाई देते हैं उनका एक निश्चित परिमाण होता है। यदि प्रकृति न हो तो ये दिखाई देने वाले जो व्यक्त तत्व हैं वह भी नहीं होते। जैसे लोग, अब अगला है समन्वयात। समन्वयात, जैसे लोक में हम किसी यज्ञोपवीत वटु को देख करके इसके पिता ब्राह्मण होंगे, किसी ब्राह्मण बालक को देखें उसके बाद हमें यह अनुमान हो जाता है कि इसके पिता भी ब्राह्मण होंगे। ऐसा हम समन्वय कर लेते हैं, ऐसा हम अनुमान कर लेते हैं। उसी तरह इस व्यक्त तत्व को देख करके भी इसका कोई कारण होगा जो इसी गुण वाला होगा, इसका हम अनुमान लगा लेते हैं। अव्यक्त प्रकृति तत्व भी होगा, ऐसा हम समन्वय कर लेते हैं। जिसकी अगला है शक्तिता प्रवृत्तिश्च, जिसकी जो कार्य करने की शक्ति है वह उसी कार्य को करता है, उसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होता है। जैसे
कुम्हार का कार्य है घड़ा बनाना, तो वह सुवर्ण, रथ इत्यादि तो नहीं बनाएगा ना। उस कुम्हार का कार्य है घड़ा बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, तो वो उसी को बनाएगा। जिसमें शक्ति है, जिस कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है, उसी कार्य को करेगा। इसी तरह से कारण और कार्य का विभाग होने के कारण कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग होने के कारण, जैसे मिट्टी घड़े को बनाती है और घड़ा मिट्टी को नहीं। कारण और कार्य ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो व्यक्त तत्व है वे कारण हो गई, कार्य हो गई, और जो कारण है प्रकृति तत्व वो अलग है। प्रकृति अलग है और व्यक्त अलग है, अव्यक्त अलग है। इन दोनों में अविभागात, विभाग होने के कारण भी सिद्ध होता है कि प्रकृति है। तथा विश्व में स्थित विभिन्न रूप जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि एक दूसरे से मिले हुए अविभक्त हैं। इन सभी कारणों से सिद्ध होता है कि अव्यक्त कोई तत्व है। वैश्वरूपा से अविभागात, जो विश्व में 5 रूप है वे अविभाग रूप से अलग अलग नहीं रहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि कोई प्रकृति तत्व है। वह तत्व प्रकृति जो तीनों गुणों के समुदय साम्यावस्था से सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होती है। कारणम तो अव्यक्तम प्रवर्तते, यह जो कारण है वह प्रवर्तते प्रवृत्त होती है। सृष्टि का कार्य उत्पन्न करने के लिए, पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश इन सब को उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त होती है। यह सब कार्य करती है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि कोई प्रकृति तत्व है। जैसे पानी एक ही आकाश से गिरा अलग अलग आश्रयों में अलग रूप धारण कर लेता है, उसी तरह एक अव्यक्त से उत्पन्न सभी व्यक्त रूपों तत्वों में अलग अलग आश्रय होने के कारण अलग अलग गुण दिखाई पड़ते हैं। त्रिगुणता समुदयाच, तीनों गुणों से युक्त होकर के यह अव्यक्त जो है, जो कारण अव्यक्त है, वह सृष्टि क्रम में प्रवृत्त होती है। और यह प्रति गुण आश्रय विशेषाद, आश्रय विशेष को ग्रहण करने के कारण या जो अव्यक्त है, जो प्रकृति है, इसका गुण अलग अलग हो जाता है। जैसे जल जिस आश्रय को ग्रहण करता है उसी आश्रय के गुण को ग्रहण कर लेता है, उसी के आकार प्रकार का हो जाता है। उसी प्रकार से यह अव्यक्त तत्व भी जिस आश्रय को ग्रहण करता है उसके गुण को भी ग्रहण कर लेता है। तो आज की पाठ में हम इतना ही देखेंगे। कल हम देखेंगे सृष्टि क्रम। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।